दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने काफ़ी बच्चों को ऐसा देखा होगा कि कुछ बच्चे हम चाहें उनको कोई काम देते हैं या उनको बुलाते हैं तो बड़े सुस्त से पड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक्टिविटी नहीं दिखती। होम्योपैथी में ऐसे बच्चों को इंडोलेंट्स या इंडोलेंट चिल्ड्रंस कहते हैं या आलसी बच्चे बोलते हैं। इसके अलावा आपने कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, खास करके उनको खाना खाना टीवी देखकर या मोबाइल देखकर बड़ा पसंद होता है और उनको लगता है कि उस समय उनको कोई डिस्टर्ब ना करे और वो खाते चले जाएं, काफ़ी खाते चले जाएं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप देखोगे कि वो हमेशा मोबाइल पर ही बने रहते हैं, टीवी पर कार्टून देखते रहते हैं। कई बच्चों को तो आपने ऐसा देखा होगा कि बिल्कुल आंखें गड़ाकर एकदम टीवी देखना और मोबाइल देखना करते रहते हैं और उनकी आंखें लाल पड़ जाती हैं, उनको आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो मोबाइल और टीवी देखना बंद नहीं कर पाते। कई लोगों में ये जो 3 प्रकार के मैंने बच्चे बताए, ये अलग अलग बच्चे भी हो सकते हैं और हो सकता है कि एक ही बच्चे में ये तीनों प्रकार के डिसऑर्डर हों। दोस्तों, इसको हम बिहेवियर डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। ये एक साइकेट्रिक इलनेस है। आज हम बात करेंगे कि ये साइकेट्रिक इलनेस बच्चों में पाए जाने के कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं बच्चों में बिहेवियर डिसऑर्डर्स की। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि इसके 2 बेसिक कारण होते हैं। पहले हम बात करेंगे मेडिकल कॉजेस की, फिर हम बात करेंगे होम्योपैथिक ओपिनियन की। तो अगर मैं जनरल मेडिकल ओपिनियन की बात करूं तो बच्चों में जितने भी बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चों में जितने भी साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं, वो 2 वजह से होती हैं। या तो उनके पीछे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपके परिवार में आपके जो फादर हैं, मदर हैं या और जो क्लोज फैमिली रिलेटिव्स हैं, उनके अंदर भी ये आदतें हैं, तो इसलिए बच्चे में ये आदत आई हैं। इनको हम जेनेटिक फैक्टर्स बोलते हैं या जेनेटिक फैक्टर यहां पर रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को आप देखेंगे कि उनको एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है कि वो लोग या तो आलसी हो जाते हैं या ज़्यादा मीडिया से चिपके रहते हैं या ज़्यादा खाना खाते हैं। अब ये एनवायरनमेंट उनको कैसे मिलता है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज का जो टाइम है, यहाँ पर बच्चों को आउटसाइड में खेलने के लिए जगह बहुत कम रह गई हैं। इसके अलावा आप जैसा कि जानते हैं, मीडियाज़, मोबाइल्स, इनमें बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी कुछ है। इसके अलावा कई बार मैं कुछ पेरेंट्स को ऐसा देखता हूं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या लगता है कि जैसे बच्चा खाना नहीं खा रहा तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा खाना खा ले, देखो मैं मोबाइल में ये चला दूं, मैं टीवी में ये चला दूं। तो बच्चे को क्या होती है, उसकी एक आदत पड़ जाती है और वो उसके बिहेवियर में वो चीज़ आने लगती है। इसको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। मतलब या तो आपको अपने माता पिता या क्लोज रिलेटिव से जीन से ये टेंडेंसी आई है कि आप इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, या आपको पैदा होने के बाद जो आपकी फैमिली मिली है या जो आपके आसपास का कल्चर है या आपके स्कूल की जो एजुकेशन है वो कुछ इस तरह की रही है कि वहां मीडिया का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, बच्चे को इंडोर गेम्स के लिए ज़्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं, या फिर बच्चे को एनी हाउ हम खाने के लिए ज़्यादा बोलते हैं। कई माएँ भी ऐसी होती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। कई जो मदर होती हैं जिनको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा जैसे ओसीडी पर्सनालिटीज़ होती हैं। ओसीडी पर्सनालिटीज़ मतलब वो एक रूटीन से चलती हैं,
रूटीनिस्ट होती हैं। 7 बजे बच्चा उठा तो उसको ये चाहिए ही चाहिए, 10 बजे फिर उसको जूस चाहिए, 2 बजे फिर ये खाना चाहिए। तो बच्चा भी उस एनवायरनमेंट में रहते रहते ओवर ईटिंग का शिकार होने लगता है और उसको ये बिहेवियर चेंज आ जाता है। तो दोस्तों ये तो हुई 2 फैक्टर जिसमें मैंने आपको जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल बताए बच्चों में बिहेवियर की प्रॉब्लम के लिए। यहां पर होम्योपैथिक ओपिनियन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर कृपया ध्यान दीजिएगा। होम्योपैथी में यह मानना है कि बच्चों में ये जो सिम्टम होते हैं ये सोरोसाइकोटिक सिम्टम होते हैं। इसमें मैं अगर एक बिहेवियर और जोड़ दूं, बच्चे का आलसी होना, बच्चे का मोटा होना, बच्चे का ज़्यादा खाना, बच्चे का बैठे रहने के गेम्स खेलना, इंडोर गेम्स जिसको कहते हैं, या बच्चों को टीवी और मोबाइल्स में लगे रहना, बाहर खेलने कम जाना, या कई बार आप देखते हो बच्चे एग्रेसिव बहुत हो जाते हैं, क्रूअल हो जाते हैं, किसी को भी काट लेते हैं, मार देते हैं। ये सब सोरोसाइकोटिक सिम्टम्स होते हैं। होम्योपैथी में ये जो सोरोसाइकोटिक सिम्टम हैं इनको वैक्सीनोसिस का नाम दिया गया है। वैक्सीनोसिस होम्योपैथिक ओपिनियन में एक मियाज्म है जो बच्चों में ओवर यूज ऑफ द वैक्सीन के कारण होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के टाइम का अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी मदर को, उसके पेरेंट्स को एक कार्ड पकड़ा दिया जाता है जिसमें इतने सारे वैक्सीन्स होते हैं कि पेरेंट्स को भी याद नहीं रहती कि कितने वैक्सीन्स लगवाने हैं, और एक एक वैक्सीन के कई बूस्टर डोज होते हैं। तो ये जो ओवर यूज ऑफ वैक्सीन आजकल चल गया है, हर चीज का वैक्सीन, ये जो वैक्सीन हम लगाते हैं इनसे हम बच्चे के अंदर एक सोरोसाइकोटिक मियाज्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसको होम्योपैथी में वैक्सीनोसिस कहा जाता है या वैक्सीनोसिस मियाज्म कहा जाता है। इसलिए आजकल के बच्चों में ये कुछ ऐसी हैबिट्स देखने को मिलती हैं जिसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये तो हो गया बच्चों में बिहेवियर डिसऑर्डर्स के कॉजेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड वैक्सीनोसिस मियाज्म। अब हम बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों इसमें 2 प्रकार के ट्रीटमेंट इंडिकेटेड होंगे। चूंकि आप जेनेटिक फैक्टर को तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर की। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम पेरेंट्स और फैमिली के लोगों को ये बोले कि वो खुद एक्सरसाइजेस करें और बच्चे में ऐसी आदत शुरू से ही ना डालें कि वो ज़्यादा मोबाइल की तरफ जाए, और बच्चे को छोटी छोटी मील दें, तो उस बच्चे के अंदर वो आदत छोटे छोटे खाने, थोड़े थोड़े खाने की बन जाएगी, एकदम बैठ के खाने की नहीं बनेगी। अगर हम बच्चे को टीवी के साथ या मोबाइल के साथ खाना खिला रहे हैं तो वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे समय बच्चे का ध्यान टीवी में चल रही और मोबाइल में चल रही चीज के ऊपर रहता है और वो कितना खा जाता है उसको पता नहीं पड़ता। ठीक है। इसके अलावा आप बच्चे को प्रमोट करिए कि वो थोड़ा सा बाहर खेलने जाए, धीरे धीरे। एकदम ऐसे नहीं कि आपने कोई क्लब ज्वाइन करा दिया, अब एकदम बच्चा जा रहा है, तो हो सकता है वो न जाना चाहे। पहले आप अपने घर के बाहर छोटे छोटे गेम्स खिलाना चालू करिए, देन फिर उसको बाहर ले जाइए। तो अपना इन्वायरमेंट चेंज करिए। एक तो इसको हम बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि होम्योपैथी में वैक्सीनोसिस मियाज्म के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे थूजा ऑक्सीडेंटलिस है, साइलिशिया है, मेलेंड्रिनम है, या वैक्सीनम जो कि वैक्सीन का एक नोसोड है। ठीक है। तो इन दवाइयों को हम यूज कर सकते हैं वैक्सीनोसिस मियाज्म के लिए। अब इस वीडियो से एक सवाल उठता है कि क्या बच्चों के लिए वैक्सीन ज़रूरी होते हैं या नहीं। अगर वैक्सीन लगाने से ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर क्या वैक्सीन बच्चों को अच्छे होते हैं या बुरे। तो दोस्तों ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहता हूं मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो दूं। तो मैं आपको वैक्सीन अच्छे होते हैं या बुरे, इसके लिए मैं एक अलग टॉपिक दूंगा। आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया
कि बच्चों में जो भी बिहेवियर चेंजेस आजकल आप कॉमन देख रहे हैं, बच्चों का एग्रेसिव होना, ज़्यादा खाना, आलसी होना या ज़्यादा मीडिया से अटैच होना, उसके बेसिक कारण क्या होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड वैक्सीनोसिस मियाज्म। और इसके लिए आपको बिहेवियर थेरेपी देना है बच्चे को, और कोई वेल सिलेक्टेड इंडिकेटेड होम्योपैथिक रेमेडी देना है, जिनके मैंने आपको नाम बताए उनमें से। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन हैं जो आपको वैक्सीनोसिस के अंदर, रिपर्टरी के अंदर मिल जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। मुझे आप कमेंट करिए, मैं उसके आपको आंसर दूंगा। मेरी वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड बाय।